हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी एक तरह से पहली क्लास है। उस दिन इंट्रोडक्शन था लास्ट क्लास में हमारा। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है भारतीय वन अधिनियम 1927। ये पढ़ाना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हैं हमारे वो इसी से रिलेटेड हैं, भारतीय वन अधिनियम। क्योंकि हमें पहले अधिनियम के द्वारा जो हमारी भाषा है, वन की अधिनियम की एक भाषा है, वो सीखना हमें ज़रूरी है। उसके बाद हम उनकी तरफ चलेंगे, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं। क्योंकि एक हम अच्छी भाषा अगर हम सीखेंगे तभी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमें वन उपज नहीं पता होगा तो हम पूरा वन उपज का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, या वन से रिलेटेड, या हमें कोई वन्य पशु नहीं पता होगा, या हमारे वन उत्पाद कौन कौन से होते हैं ये पता नहीं होगा, या संरक्षित वन और आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं तो ये पता नहीं होगा, तो भी हम कोई आगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो हमारा भारतीय वन अधिनियम है वो पढ़ना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले अगर कोई इससे पहले आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको परेशानी आएगी, मतलब उस टॉपिक को पढ़ने में। तो हम इसी में सबसे पहले आपको बता देंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना आवश्यक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम कौन सा है? जो कि है 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? IFA 1927। जैसे IPC होती है ऐसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट होता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक हमारा ऐसा एक्ट है जो 1927 में बन चुका है। 1927 में एक अधिनियम बना था, और वो कौन सी तारीख है जिसको ये बना था? 21 सितंबर 1927 को ये पूर्णतः बन गया था। तो ये अंग्रेजी जब हुकूमत थी जब ये लागू हो चुका है भारत में। तो ये जब से निरंतर तौर पर चल रहा है। इसमें संशोधन भी हो चुके हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से साल दर साल इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, इसका कहाँ तक विस्तार है? तो इसका विस्तार वर्तमान में पूरे भारत पर है, संपूर्ण भारत पर है। और इसका क्या नाम लिया जाएगा? इसका भारतीय वन अधिनियम 1927 या IFA 1927। तो डीपली आप इसको एक एक धारा, ज़्यादा धारा नहीं है, हमारी 86 के करीब धाराएं हैं, तो ज़्यादा धारा नहीं है। तो जितनी भी हैं उनको डीपली पढ़ेंगे आप, तो वन दरोगा में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली पढ़ते जाइए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो धारा 2 में देखते हैं। धारा 2 में है निर्वाचन खंड, मतलब इसके जो पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट है? सबसे पहले पशु की परिभाषा दी है। जैसे वनों को कौन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है? जैसे कोई भी हमारे जो पशु वैसे होते हैं, जो ग्रामीणों के पशु हैं, या कोई भी पशु है जो पालतू पशु होते हैं, वो छूट जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि वो अगर कोई चर जाते हैं और किसी वन भूमि को तो नुकसान पहुंचता है। तो वो उन पशुओं की चर्चा है यहाँ पे। कौन कौन से हैं? जो पालतू पशु, जो कि जैसे भैंस है, खच्चर है, गाय है, भेड़ है, बकरी है। ये सब क्या है? पशु, यानी जो पालतू हैं एक तरह से। वहाँ जो पालतू पशु हैं उनकी चर्चा है इसमें भारतीय वन अधिनियम में। जब हम वन्य जीव अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वन्य जीवों की अलग से 4-5 श्रेणियाँ दे रखी हैं। वन्य जीव हमारे कौन कौन से हैं? यहाँ वन्य जीवों की चर्चा नहीं है, यहाँ पालतू पशुओं की चर्चा है। तो आगे ये शब्दावली हमारी, ये जो शब्दावली है यूज होगी, इसी वजह से यहाँ पहले से पढ़ाया जा रहा है ये कि हमारा इसमें पशु जब शब्द आएगा तो कौन से पशु बोले जाएंगे? वो वन्य जीव नहीं बोले जाएंगे, पालतू पशु बोले जाएंगे। इसके बाद आते हैं वन अधिकारी। तो वन अधिकारी चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस से हों, मतलब ऑल इंडिया सर्विस से चुने गए हों, या स्टेट सर्विस से चुने गए हों, या इस कह सकते हैं मतलब केंद्र सरकार द्वारा चुने हों, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हों, या राज्य सरकार द्वारा। जैसे केंद्र सरकार द्वारा कौन से होते हैं? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो आपने पढ़ा होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, या जो भी और राज्य के कर्मचारी हैं जो
जो आप भी इसी में आएंगे श्रेणी में, तो राज्य वाले कर्मचारियों में, तो इसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी मतलब ऑथराइज्ड प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो सकता है, अधिकारी मतलब जिस पे अधिकार है, कोई भी यहाँ पे जो इनके द्वारा नियुक्त किया गया हो प्रमाण एक तरह से, तो वो वन अधिकारी कहलाएगा। वन अधिकारी मतलब जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अधिसूचना जारी करती है या कोई नियुक्ति करती है कि हमारे ये लोग अगर कोई क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वो वन अधिकारी कहलाते हैं। वन अपराध, वन अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जैसे हमारा भारतीय वन अधिनियम के तहत जो हमारा जैसे कोई सिविल क्राइम होता है अलग से, तो जो वहाँ जैसे आईपीसी में कोई आईपीसी के तहत कोई जो धाराएं दे रखी है, वहाँ अगर कोई अपराधी होता है उनको उनका उल्लंघन करता है तो वो क्या है, एक अपराधी, एक सिविल केस या क्रिमिनल केस वाला कोई अपराधी होता है। अगर यहाँ क्या होता है कि वन अपराध मतलब वन में जो भी हमारे वन प्रोडक्ट हैं या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं या इनको नुकसान जो पहुँचाता है या वन उपज को चोरी करता है या कोई भी हमारे वन की जो संपदा है उसको नुकसान पहुँचाता है, तो वो वन अपराध कहलाता है। इनकी चर्चा किस में दे रखी है? जो भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम में वर्णित वन उपज को नष्ट करना, उल्लंघन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? वन अपराध कहलाएगा। फिर अब चलते हैं वन उपज पर। वन उपज हमारी कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की या 2 प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहली वन उपज आती है जो भी वनों से प्राप्त क्या है, लकड़ी मतलब प्रकाष्ठ, इसको क्या कह देंगे? प्रकाष्ठ। तो प्रकाष्ठ हो गया सबसे पहला। फिर इसके बाद आता है लकड़ी से क्या और पेड़ से क्या मिलता है हमें मिलता है मोम, शहद, ठीक है। ये सब दोनों चीज़ें मिलती हैं, मोम भी मिलता है, शहद भी मिलता है, अन्य भी प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे फलोत्पाद होते हैं, फलोत्पाद ये भी मिल जाता है। और भी जो टिम्बर वगैरह, टिम्बर तो खैर लकड़ी प्रकाष्ठ को ही कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इससे वन उपज से मिलती हैं। वनों से जो भी चीज़ मिल रही है वो सब क्या है, फॉरेस्ट का एक उत्पाद है। फिर इसके बाद आता है नदी। नदी क्या है? कोई भी नदी, नहर, जैसे नहर हो गई, कृत्रिम हो गई, या चाहे कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, वो सब नदी के अंतर्गत यहाँ पे नदी हो गया, कोई जलाशय हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, जो भी फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत पाया जाता है, वन क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले, वन क्षेत्र में पाए जाने वाले, ये सब क्या कहलाएंगे? नदी की। मतलब अगर हम नदी की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे क्या है, ये सब भी आ जाते हैं, नहर, जलाशय, वन क्षेत्र, या जो भी नहर, जलाशय आदि सब आ जाते हैं। तो इमारती लकड़ी क्या है? कोई भी लकड़ी इमारती हो सकती है। इमारती लकड़ी क्या है कि एक उसकी एज पूरी हो जाती है, वृक्ष की कुछ एज पूरी हो जाती है, जिससे कि कोई टिम्बर मतलब कोई लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिससे कोई भी ऐसा कोई हम लकड़ी से उत्पाद बना सकें, उत्पाद योग्य लकड़ी कोई भी हो सकती है। वो चाहे अगर वो हम इमारती लकड़ी कोशिश करते हैं, अगर वो खोखली भी हो जाती है अंदर से, तो भी वह इमारती लकड़ी ही कहलाएगी। अगर वो भारतीय वन अधिनियम में उसकी चर्चा है तो वो क्या कहलाएगी? एक इमारती लकड़ी कहलाएगी, अगर वो घोषित है तो। वृक्ष क्या है कि एक तना ऐसा, एक आकार ऐसा वृक्ष का, जिसमें वृक्ष में सभी एक पौधे आ जाते हैं, कोई भी प्रजाति का होता है, जैसे वृक्ष, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वृक्ष के अंतर्गत यहाँ कई बार संशोधन हो चुका है, तो उसके बाद कुछ वृक्षों को भारतीय वन अधिनियम की जो प्रतिबंधित शाखा है, प्रतिबंधित श्रेणी है, उससे हटा दिया गया है। तो सबसे मुख्यतः जो हमारे वृक्ष यहाँ चर्चा होगी, जो प्रतिबंधित है, जो प्रतिबंधित हो। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं नीम हो गया,
यहाँ ले लेते हैं नीम, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, ये सब वृक्ष जो हैं क्या हैं, ये वृक्ष की श्रेणी में जो जो आ रहे हैं ये सब जो प्रतिबंधित हैं। इससे अलग भी काफ़ी हैं वृक्ष, जैसे शीशम, बरगद, पीपल, पाकड़, बरगद, और इसके बाद काफ़ी ऐसी प्रजातियां, आम हो गया, जामुन हो गई, ये सब क्या हैं कि प्रतिबंधित प्रजाति हैं। आम देख लीजिए, आम और जामुन ये क्या हैं, प्रतिबंधित हैं। ठीक है, बेल हो गया, बेल, तो इनका कोई कटान नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन। अगर वो आगे हम बताएंगे कि कहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वहाँ परमिशन तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता। आरक्षित वन और संरक्षित वन, वहाँ कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है उसके लिए। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा वृक्ष, ये सब डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी निर्वाचन खंड में, ये 7 डेफिनेशन है। इसके बाद चलते हैं अब वनों के बारे में। वन कौन कौन से होते हैं, जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन आदि। जो वन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी में हमारे कम से कम 50 अनुच्छेद हमारे इसी में चले जाएंगे, उसके बाद 20 या 25 अनुच्छेद बचेंगे। तो चलते हैं आगे। तो अध्याय 2 पे आते हैं। 2 अध्याय क्या कहता है हमारा, आरक्षित वनों के संबंध में। तो आरक्षित वनों के संबंध में अध्याय 2 है, जिसमें दे रखा है धारा 3, वनों को आरक्षित करने की शक्ति। तो वनों को आरक्षित करने की शक्ति जिसमें दे रखी है धारा 3 में। अब आरक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि आरक्षित वन हमारे होते कौन से हैं। तो आरक्षित वन, देखो आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं, जैसे जो कि एक तरह से कह सकते हैं सरकारी वन, सरकारी वन भूमि, वन भूमि पर लगे वन, ये कौन कौन से हो जाएंगे सर। एक तरह से जो वन भूमि पर लगे हुए वन हैं वो क्या है, वन भूमि मतलब वन विभाग, एक तरह से आप जान लो वन विभाग की भूमि पर लगे वन कौन कौन से हो जाएंगे, आरक्षित वन। अब आप कहेंगे कि वन विभाग की भूमि तो भाई वो भी है, नहीं, देखो कुछ होती हैं ग्राम समाज की ज़मीन, कुछ होती हैं राजस्व विभाग की ज़मीन, तो उन पर जो वन लगते हैं उनमें अलग प्रावधान होता है। उसके उपरांत जब वन एक सघन हो जाता है या कोई वन विभाग कोई भूमि की मांग करता है, तो क्या होता है कि उस क्षेत्र को क्या है, आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब वन के लिए रिजर्व करने की एक घोषणा जारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, आरक्षित वन बनाने की घोषणा। तो जो हमारी राजस्व भूमि थी या कोई जैसे कोई ग्राम समाज की भूमि थी या कोई भी भूमि थी, उसको अगर वन विभाग या फॉरेस्ट के लिए आरक्षित करने की एक अगर कोई मांग आती है कि इसको आरक्षित कर लिया जाए, इसमें फॉरेस्ट की कई अच्छी प्रजातियों वाले वृक्ष लगाए जाएं सघन मात्रा में, एक तरह से रिजर्व करके, तो क्या होता है कि आरक्षित वन बनाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसी भूमि के लिए। अगर मान लो ये भूमि है, ये हमें आरक्षित वन बनाना है, यहाँ ऐसा एक पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप करना है कि यहाँ सभी पशु पक्षी भी उसमें रह सकें जो हमारे वन्य जीव हैं, या यहाँ ऐसी एक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यह ऐसी एक वन की एक उपज पाई जाती है जिससे कि यहाँ पे कोई भी इसमें घुस ना सके या इसका कोई अवैध रूप से कटान ना कर सके। तो वहाँ क्या होता है कि एक ऐसा वन क्षेत्र उसको घोषित किया जाता है जो आरक्षित वन मतलब एक तरह से रिजर्व फॉरेस्ट। वहाँ क्या हो जाती हैं, वो अच्छी तरह से आरक्षण जहाँ होगा वन के, तो वहाँ पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, पूरी तरह से वहाँ पब्लिक जा नहीं सकेगी और वहाँ एक कड़े कानून हो जाते हैं।
तो आरक्षित वन इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ कड़े कानून हो जाते हैं, वहाँ कोई टहनी भी नहीं काट सकता है या कोई भी, ना तो उनका न उसमें घुस सकता है, ना वन उपज को काट सकता है। तो आरक्षित वन यही होते हैं, उन्हीं को इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ एक प्रजाति डेवलप होती है या फिर कोई अगर वहाँ पर अच्छी मात्रा में वन है तो उनको एक आरक्षित या उनको संरक्षण देने के लिए आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो क्या है कि आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक है, धारा 3 से लेके धारा 4 से लेके धारा 20 तक। 3 में इसके बारे में दे रखा है आरक्षित वन बनाने की शक्ति। तो आरक्षित वन बनाने की शक्ति किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार, कोई भी सरकार उसको आरक्षित वन या संरक्षित वन, आरक्षित वन बना सकती है। तो सबसे पहले सरकार क्या है, धारा 3 में कहती है कि आरक्षित वन हम इसको बना देंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। धारा 4 में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन, मतलब एक तरह से फर्स्ट लेटर आता है कि हम इस क्षेत्र को, तुम्हारे इस क्षेत्र को, ये भी कोई क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र है, इसको हम आरक्षित वन बनाएंगे। तो वहाँ क्या एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे कोई भी एक नोटिफिकेशन आता है किसी भी चीज़ का, ऐसे ही एक नोटिफिकेशन, वो भी किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है उस क्षेत्र में, या कोई एक लेटर के माध्यम से, तो घोषणा होती है उसकी बाकायदा। तो आरक्षित वन बनाने की घोषणा, तो उसमें ही एक वन क्या कहते हैं, एक एसडीएम एक लेवल के अधिकारी होते हैं, वो वन बंदोबस्त अधिकारी बनाए जाते हैं क्योंकि वो राजस्व का एक मैटर देखते हैं पूरा। तो वो उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं या जिससे समायोजन करना है, मतलब जिसकी भूमि का जांच करनी है, तो वो एक मजिस्ट्रेट हमारे एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, उनको क्या बनाया जाता है, वन बंदोबस्त अधिकारी। तो यहाँ ये कौन होते हैं, ये कोई वन विभाग के नहीं होते, परंतु एसडीएम एक लेवल, एसडीएम अधिकारी होते हैं राजस्व एक तरह से। तो एक अलग मतलब वन विभाग से अलग अधिकारी यहाँ नियुक्त किए जाते हैं निष्पक्ष तौर पर जांच करने के लिए कि वो क्षेत्र वाकई में आरक्षित वन बनाने के योग्य है या नहीं है, या विवादित है, या कुछ भी उसके दावे हैं, तो वो उनका निस्तारण करते हैं। तो धारा 4 में क्या है, जब आरक्षित वन बनाने के निश्चय हो गया हो तब राज्य सरकार भूमि पर होने वाले दावों की जाँच हेतु अधिसूचना जारी करती है एवं उनके निस्तारण हेतु वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करती है। तो अब आपको समझ में आएगा क्यों वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर जो उस क्षेत्र में दावा अगर होंगे, पब्लिक दावा करेगी, तो एक एसडीएम होते हैं वहाँ के, वो उन दावों का निस्तारण करते हैं। अगर उनके दावे सही पाए जाते हैं तो उनको ज़मीन वो वापस से हो जाती है, और अगर वो दावे अगर उनके खारिज हो जाते हैं उस समय में 3 महीने की अवधि होती है। तो हम धारा कितने में पढ़ेंगे, हाँ, तो क्या है कि 3 माह के अंतर्गत, धारा 6 में हम पढ़ेंगे, धारा 3 माह के अंतर्गत उनको, आप अगर आपके पास इससे ज़मीन से संबंधित कोई साक्ष्य हैं या हमारा दावे हैं तो उसका प्रस्तुत करना होता है। तो 3 माह के अंतर्गत आपको वो प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा वो उनको निपटारा भी करा लेना पड़ेगा, अन्यथा उसके बाद एक तरफा तौर पर आरक्षित वन बनाने की घोषणा हो सकती है। इसके बाद धारा 5 में चलते हैं, वन अधिकारों के प्रादुर्भूत होने का वर्जन। इसमें भी वही दे रखा है, धारा 4 में जो उद्घोषणा हुई है उस पर अगर आपका कोई भी अपने फसल उस पर क्षेत्र पर उगाई है या उस ज़मीन पर, तो वो अपना दावा आप कर सकते हैं, उसके बाद उसकी जांच होकर इसका निस्तारण हो सकता है। अब चलते हैं धारा 6 पर, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी कहते हैं कि सभी को न्यूज़पेपर या उसके माध्यम से जो भी लोकल या नगर के जो न्यूज़पेपर हैं या कोई भी उसको दावों को जो दावे करता है, 3 मास का उसको समय दिया जाता है। 3 मास में आप अपने सभी दावों का निस्तारण करा लें। तो क्या होता है, 3 माह का समय दिया जाता है। तो क्या हो गया हमारा आरक्षित वन बनाने के संबंध में। तो आपको आरक्षित वन एक तरह से समझ में आ गया होगा, जहाँ कोई भी, जैसे एक तरह से मान लो कि वो वन विभाग के लिए समर्पित हो जाता है वो वन, तो वो क्या हो जाता है, आरक्षित वन। और दूसरी भाषा में कि उसको पूर्ण रूप से रेस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, बाधाएं हो जाती हैं, लोग उसमें घुस नहीं सकते, उस पर टहनी भी नहीं काट सकते, ना उसके अंदर कोई भी वन उपज मैंने आपको बताया कोई भी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, शहद हो सकता है, मोम हो सकता है, कोई भी छाल हो सकती है उसकी, यानी बड़ी कुछ भी आप उससे नहीं ले सकते, कोई भी टहनी भी नहीं ले सकते, ना घुस सकते हैं। तो वो क्या है, आरक्षित वन हो जाता है, एक तरह से रिजर्व हो गया, इसके अंदर आप घुस नहीं सकते। तो
क्योंकि वो एक विशेष क्षेत्र होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है, वहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट से रिलेटेड ही गतिविधियाँ हो सकती हैं, फॉरेस्ट की ही गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिनको वन विभाग संरक्षण देता है। अपनी जो भी धाराएं हैं, धारा 26 के अंतर्गत उसमें घुसना, काटना, लकड़ी काटना, ये सब अपराध में माना जाता है। हम आपको आगे बताएंगे ये सब चीज़ें। तो ये सब धाराएं हैं, इनको आप पढ़ेंगे।